मंच पर विराजमान रक्षा मंत्री श्रीमान मनोहर पर्रिकर जी, श्री वेंकैया जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी और DRDO के सेक्रेटरी मिस्टर क्रिस्टोफर जी, उपस्थित सभी महानुभाव, आज 15 अक्टूबर श्रीमान अब्दुल कलाम जी की जन्म जयंती पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। आज DRDO के परिसर में उनकी एक प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये बात सही है कि कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है कि उनको याद करने का गर्व होता है, लेकिन साथ में एक कसक भी रहती है कि काश वो हमारे साथ होते तो ये जो कमी महसूस होती है, इसको कैसे भरना, ये हम सब के लिए एक चुनौती है। और मुझे विश्वास है कि अब्दुल कलाम जी के आशीर्वाद से उन्होंने हम देशवासियों को जो शिक्षा दीक्षा दी है, उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे और वही उनको सबसे बड़ी अंजलि होगी। वे राष्ट्रपति बने, मैं समझता हूं कि उससे पहले वे राष्ट्र रत्न थे। और ऐसा बहुत कम होता है कि एक व्यक्ति पहले राष्ट्र रत्न बने और बाद में राष्ट्रपति पद को स्वीकार करें, और वह उनके जीवन की ऊंचाइयों से जुड़ा हुआ था। भारत सरकार ने तय किया है कि जहां पर उनका जन्म हुआ और जहां पर उनकी अंत्येष्टि हुई, उस गांव में एक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे, ऐसा स्मारक बनाया जाएगा। सरकार ने ऑलरेडी वो ज़मीन एक्वायर कर ली है। मैंने मंत्रियों की एक कमेटी भी बनाई है जो आने वाले दिनों में उसका आखिरी रूप तय करके ऐसा कैसा स्मारक हो जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहे और कलाम साहब का जीवन हमेशा हमेशा हम सब के लिए मार्गदर्शक बनता रहे। दो बातें कलाम साहब की जो स्वाभाविक नजर आती हैं, एक तो उनके बाल। दूर से भी किसी को पता चलता है कि अब्दुल कलाम जी जा रहे हैं, और कुछ न बनाया हो, सिर्फ उनके बालों को किसी ने पेंट किया तो वो कह देगा हाँ, बाकी चेहरा कलाम साहब का होगा। लेकिन साथ साथ एक और भी बात थी, जैसे उनके बाल थे वैसा उनके भीतर एक बालक था। तो उनके बाल और उनके भीतर का बालक, ये दोनों मैं समझता हूँ हमेशा हमेशा जो उनके निकट गए हैं उनको याद रहेगा। इतनी सहजता, इतनी सरलता। आमतौर पर वैज्ञानिकों के विषय में एक सोच ऐसी रहती है कि वो बड़े गंभीर चेहरा,
उदासीन लैब में ही डूबे रहने वाले, साल में कितनी बार मुस्कुराए वो भी शायद हिसाब लगाना पड़े। लेकिन कलाम साहब हर पल एक बड़े जीवंत व्यक्तित्व नजर आता था। मुस्कुराते रहना, दौड़ते रहना। और दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, एक वो होते हैं जो चैलेंज खोजते हैं। कलाम साहब चैलेंजेस की तलाश में रहते थे। कौन से नई चैलेंज है, उस चैलेंज को कैसे उठा लें और उस चैलेंज को पार कैसे करें, और यही उनके हर पल जीवन में रहता था। आखिर तक जब भी मेरा बहुत निकट संबंध रहा, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री था तभी उनका गुजरात बार बार आना होता था, और अहमदाबाद से उनका विशेष लगाव था। उनके कैरियर की पहली शुरुआत उन्होंने अहमदाबाद में शुरू की थी और विक्रम साराभाई के साथ उन्होंने काम किया, तो उसके कारण उनका लगाव भी गुजरात के साथ बहुत था। तो मेरा भी उस समय संबंध उनसे बहुत आता था। कच्छ का भूकंप हो या आपत्ति की इतनी बड़ी घटना हो, वो आना, छोटी छोटी चीज़ों में गाइड करना, और उस समय भूकंप की परिस्थिति के पुनर्निर्माण के काम में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा कैसे लिया जाए ताकि रिलीफ तेज गति से हो, रिहेबिलिटेशन तेज गति से हो, रिकंस्ट्रक्शन तेज गति से हो। ऐसी हर बारीक चीज में वे मार्गदर्शन करते थे, वो सहाय करते थे। जीवन भर उनकी एक विशेषता रही, और किसी ने उनको पूछा था कि आपको कैसे याद रखा जाए, और उन्होंने जवाब में कहा था कि मुझे एक शिक्षक के रूप में याद रखा जाए। ये शिक्षक का तो सम्मान है, लेकिन साथ साथ उनके जीवन का कन्विक्शन क्या था, कमिटमेंट क्या था, उसका भी परिचायक है। उनको लगता है कि भाई 5-50 व्यक्तियों का समूह जरूर कुछ कर दिखा सकता है, लेकिन भारत जैसे देश ने पीढ़ियों तक आगे बढ़ने के लिए, प्रभाव पैदा करने के लिए अगर तेज गति से चलना है तो आने वाली पीढ़ियों को तैयार करना होगा, और वो एक टीचर तैयार कर सकता है। और ये उनके सिर्फ शब्द नहीं थे, उनके पूरे जीवन में नजर आता है, पूरे जीवन में नजर आता है। राष्ट्रपति पद से मुक्ति के दूसरे दिन, ये छोटी बात नहीं है जी। इतने बड़े पद पर रहने के बाद कल क्या करूं, कल कैसा जाएगा, कल से क्या होगा, आप सबको मालूम है जो अफसर रिटायर्ड होता है तो क्या हो जाता है। यानी आज कहाँ खड़ा और दूसरे दिन वो अपने आप को कहाँ महसूस करता है। वो अपने आप को एक खालीपन महसूस करता है, एकदम से वो लगता है बस अब जीवन के अंत शुरू हो गया, ऐसा ही मान लेता है। दिमाग में रिटायरमेंट भर जाता है। कलाम साहब की विशेषता देखिए कि राष्ट्रपति पद, इतना बड़ी ऊंचाई, और निवृत्ति भी आदर्श और गौरव के साथ। दूसरे ही दिन जहाज पकड़ के चेन्नई जाना, चेन्नई में क्लासरूम में पढ़ाना शुरू करना, ये भीतर के कमिटमेंट के बिना संभव नहीं होता है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में इसको इनहेरेंट कर दिया होता है, तब होता है। और जीवन का अंत भी देखिए, कहां रामेश्वरम, कहां दिल्ली, कहां दुनिया में जय जयकार, और कहां नॉर्थ ईस्ट। किसी को कहा जाए कि नॉर्थ ईस्ट जाओ, अरे साहब किसी और को भेज दीजिए। ऐसा करो अगली बार मैं जाऊंगा, इस बार जरा कोई और हो। वहां पर इस उम्र में जाना और स्टूडेंट के साथ अपनी आखिरी पल बिताना, ये उनके भीतर का एक जो सातत्य था, एक कमिटमेंट था, उसको प्रतिबिंबित करता है। भारत शक्तिशाली हो, लेकिन सिर्फ शस्त्रों से शक्तिशाली हो
ये कलाम साहब की सोच नहीं थी। शस्त्रों का सामर्थ्य आवश्यक है और उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, और उसमें उन्होंने जितना योगदान सकते दिया, लेकिन वो इस मान करके चलते थे कि देश सरहदों से नहीं, देश कोटि कोटि लोगों से पहचाना जाता है। देश की पहचान सीमाओं के आधार पर तय नहीं होती है। देश की ताकत उसके जन कैसे सामर्थ्यवान है उस पर होती है। और इसलिए कलाम साहब उन दोनों धाराओं को साथ लेकर के चलते थे कि एक तरफ इनोवेशन हो, रिसर्च हो, रक्षा के क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, गरीब देशों को भी उपकारक हो, उस दिशा में भारत अपनी जगह बनाए। और दूसरी तरफ भारत का मानव समुदाय संपन्न हो। वे शिक्षा के बड़े आग्रही थे। वे हमेशा कहते थे, योग का महत्व समझाते थे, और उसके साथ वो कमिटमेंट भी था उनका। रिलीजन को स्पिरिचुअलिज्म में कन्वर्ट करना चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म को प्राधान्य देना चाहिए, ये उनका कन्विक्शन था। यानी एक प्रकार से समाज जीवन में किन मूल्यों की आवश्यकता है, उन मूल्यों पर वो बल देते थे। शायद ये बड़ी हिम्मत का काम है, लेकिन वो करते थे। किसी भी समारोह में जाते थे और अगर वहाँ स्टूडेंट मिल गए तो फिर वो खिलते थे। उनको लगता है हाँ, एक ऐसे मैं बगीचे में आया हूँ जहाँ ये फूल खिलने वाले हैं। उनको तुरंत फील होता था, एकदम से उनका नेचर कनेक्ट होता था। और ऐसे समारंभ में वो बाद में संकल्प करवाते थे, एक एक वाक्य बच्चों से बुलवाते थे। ये कठिन इसलिए है आज के ज़माने में, क्योंकि इस प्रकार की बात करो तो दूसरे दिन पता नहीं कितने कितने विवादों में खड़े हो जाते हो। लेकिन वे कभी इन चिंताओं में नहीं रहे, हर बार उस संकल्प को दोहराते रहे। क्या हम जब भी कलाम साहब को याद करें, जहां भी कलाम साहब की चर्चा हो, उन संकल्प के संबंध में उसको लोगों में सार्वजनिक रूप से बार बार कैसे लाए? उनका संकल्प था, जो हमें बताया जाता था, उसको चरितार्थ करना, ये हमारा दायित्व बनता है। उस दायित्व को पूरा करने के लिए हमारी नई पीढ़ी को हम कैसे तैयार करें, उस संकल्प को बार बार दोहराते जाएं, ये परंपरा चलती रहे और चेतना जगाने का प्रयास निरंतर चलता रहे। उस दिशा में हम कैसे प्रयास करें? आज विश्व में भारत अपना एक विशेष स्थान बनाता जा रहा है। दुनिया किसी जमाने में भारत को एक बड़े मार्केट के रूप में देखती थी। आज विश्व भारत को एक सहयात्री के रूप में देखना शुरू किया है। भारत की तरफ देखने का दुनिया का नजरिया बदला है। लेकिन आर्थिक संपन्नता ही या सिर्फ मार्केट ही हमें ड्राइव करेगा क्या? आने वाले दिनों में हमारे पास इनोवेशन के लिए बहुत संभावनाएं हैं। 800 मिलियन 35 से नीचे जनसंख्या जहां हो, 65% जनसंख्या 35 से नीचे हो। आज आईटी के कारण दुनिया में हमने अपनी जगह बना दी, उसका कारण इनोवेशन था। हम इनोवेशन को बल कैसे दें? हम कलाम साहब की हर जन्म जयंती पर डीआरडीओ में एक ऐसा सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो भी हो, जिसमें यंग साइंटिस्ट हो, इनोवेशन करने वाले लोग हो, या जिनका साइंटिफिक टेम्पर का स्पार्क जिसके अंदर हो, ऐसे बच्चे हो। कभी
स्कूल के बच्चों का एक आध दिन कार्यक्रम, कभी इनोवेशन में लगे हुए 35 से नीचे यंग साइंटिस्ट, इनको बुला करके इन्हीं विषयों पर सेमिनार, हमेशा हमेशा कलाम साहब को याद करना मतलब इनोवेशन को प्रमोट करना। यह हम एक परंपरा बना सकते हैं क्या? तो उनके जन्म जयंती को मनाने में हम एक नई जिम्मेवारी की और भी समाज को लेते चले जाएंगे, और वह उनके लिए सबसे बड़ा संतोष का विषय बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। दुनिया में अब भारत ने उस दिशा में सोचने की आवश्यकता है कि हम विश्व को क्या दे सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं, क्या हो सकते हैं, या कोई हमारे लिए क्या कर सकता है। उससे थोड़ा ऊपर जाके, थोड़ा हट करके हमारी वो ऐसी कौन सी विरासत है जो हम विश्व को दे सकते हैं और जो विश्व सहज रूप से स्वीकार करेगा और जो विश्व के कल्याण के लिए काम आएगा। हमने उन पहलुओं पर धीरे 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 अपने आप को तैयार करना चाहिए। आज पूरा विश्व साइबर क्राइम को लेकर के बड़ा परेशान है। क्या हमारे नौजवान वो इनोवेशन करें जिसमें साइबर सिक्योरिटी की गारंटी के लिए भारत की पहल हो? भारत एक ऐसी जगह हो जहां साइबर सिक्योरिटी के लिए पूरी संभावनाएं हैं। जितनी सीमा सुरक्षा महत्व की बनी है, उतनी ही साइबर की सिक्योरिटी महत्व की बनी है, क्योंकि विश्व बदलता चला जा रहा है। उसमें हम किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हमारी खोज, हमारे विज्ञान, हमारे संसाधन कॉमन मैन की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई चेंज ला सकते हैं। भारत गरीब देश रहा है। हमारे ये सारे संसाधन, संशोधन, ये सब कुछ गरीब की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव लाने के लिए हो सकता है। अब हमने 2022 तक हर गरीब को घर देने का सोचा है। अब उसमें हमें नई टेक्नोलॉजी, नए चीजें लानी पड़ेगी। वो कौन से मटेरियल से अच्छे मकान बन सकते हैं, वो नई खोज करनी पड़ेगी। वो कौन सी टेक्निक होगी कि जिसके कारण फास्टेस्ट मकान बना सकते हैं हम? वो कौन सी टेक्निक होगी जिससे हम लो कॉस्ट मकान बना सकते हैं? क्यों ना हो। कलाम साहब चाहते थे देश के किसान का कल्याण करना है, देश के गरीब का कल्याण है, तो हमारी नदियों को जोड़ना। ये नदियों को जोड़ना सिर्फ परंपरागत इंजीनियरिंग वर्क से होने वाला नहीं है। हमें इनोवेशन चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, स्पेस साइंस की मदद चाहिए। इन सारी बातों करके हम क्या लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं? ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है जिसमें हमें बदलाव लाना है। आज भी दुनिया में प्रति हेक्टेयर जो क्रॉप है उसकी तुलना में हमारा बहुत कम है। आज दुनिया में कैटल, प्रति कैटल जितना मिल्क मिलता है उसकी तुलना में हमारा कम है। वो कौन से वैज्ञानिक तरीके हो, वो कौन सा वैज्ञानिक टेम्पर हो जो किसान के घर तक पहुंचे, पशुपालक के घर तक पहुंचे, ताकि उसकी जिंदगी में बदलाव आए। और इसलिए विज्ञान को हमने सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए उस एप्लीकेबल साइंस को कैसे लाया जाए, उस टेक्नोलॉजी को कैसे हम इनोवेट करें। ये ठीक है, डीआरडीओ में जो लोग बैठे हैं उनका एक क्षेत्र अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वो बिरादरी है जिसका इनोवेशन, विज्ञान,
खोज, ये उसके सहज प्रकृति के हिस्से हैं। हम धीरे धीरे इसको एक्सपांड करते हुए, अब्दुल कलाम जी को याद करते हुए हम देश को क्या दे सकते हैं, और यही ताकत दुनिया को देने की ताकत बन सकती है। अब कभी कभार हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भाई हमारे यहाँ किसान अन्न पैदा करता है लेकिन काफी मात्रा में बर्बाद हो जाता है। क्या उपाय हो सकता है? हर प्रकार के उपाय हो सकते हैं। टेम्पररी भी क्यों ना हो, उसको रख रखाव की व्यवस्थाएं क्या हो सकती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें हमने हमारी पुरानी पद्धतियों में से प्रेरणा लेना, नए इनोवेशन करना और उसमें से नए इक्विपमेंट तैयार करना, व्यवस्थाएं खड़ी करना, जो विज्ञान के द्वारा समाज जीवन में परिवर्तन का एक कारण बन सकते हैं, सहारा बन सकते हैं। विश्व जिस प्रकार से बदल रहा है उसमें सामुद्रिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय बनता चला जा रहा है। ब्लू इकोनॉमी की तरफ दुनिया बढ़ रही है। अब जब ब्लू इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है तब समुद्रिक जीवन में उसके साथ जुड़े हुए व्यापार से संबंध है। सामुद्रिक खोज एक बहुत बड़ा क्षेत्र अधूरा पड़ा है। संपदाओं का अपरंपार भंडार सामुद्रिक संपत्ति में पड़ा हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम मानव जात के सामने चुनौती है ब्लू स्काई, एनवायरमेंट, क्लाइमेट। ये दुनिया के अंदर आज चिंता और चर्चा के विषय है। और इसलिए ये ब्लू इकोनॉमी जो सामुद्रिक शक्ति की चिंता भी करें और ब्लू स्काई बचा रहे उसकी भी चिंता करें, उस प्रकार की हमारी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन कैसे हो, हमारा मैन्युफैक्चरिंग। जब हम कहते हैं कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, हम ग्लोबली जाना चाहते हैं, हमारी इनोवेशन की इस स्थिति कैसे बने कि हमारे मैन्युफैक्चर में कोई डिफेक्ट भी ना हो और उसके कारण एनवायरनमेंट पर कोई इफेक्ट भी ना हो। जब हम इन चीज़ों को लेकर के चलते हैं, मैं समझता हूं कि हमारे युवा वैज्ञानिकों के सामने चुनौतियां हैं। और देश के युवा वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया, जो अब्दुल कलाम साहब की जीवन की स्वयं की यात्रा तो सामान्य गरीब परिवार से निकले, यहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो जिस क्षेत्र में गए वहाँ भी वैसे ही हाल था। अभी हमने देखा एक फोटो, रॉकेट का एक पार्ट साइकिल पर ले जा रहे थे। यानी इंस्टीट्यूट भी उतनी गरीब थी, उस गरीबी वाले इंस्टीट्यूट से जुड़ करके इतनी बड़ी विशाल संस्थाओं का निर्माण कर दिया। सिर्फ पोताना अपना व्यक्तिगत जीवन गरीब झोपड़ी से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक आया, ऐसा नहीं। जहां गए वहां जहां था उसको उत्तम और बड़ा बनाने का भरपूर सफल प्रयास किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। और उस अर्थ में हम भी जहां हो वहां नई ऊंचाइयों को पार करने वाली अवस्था कैसे पैदा कर सकते हैं, उसके लिए हम और योगदान क्या दे सकते हैं। कलाम साहब का जीवन सदा सर्वदा हमें प्रेरणा देता रहेगा और हम सब अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटेंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ कलाम साहब को शत शत वंदन करता हूं और उनका जीवन सदा सर्वदा हमें प्रेरणा देता रहे, इसी एक आशा अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।